हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसका बेसिक जो फेनामेना है उसको हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है उसमें हम लोग सबसे पहले एक वर्ड जो आते हैं, कॉमनली यूज होते रहते हैं अक्सर। सबसे पहला वर्ड जैसे आता है आपका मालिक्यूल, क्या होता है मालिक्यूल। हम लोग किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो मालिक्यूल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट। मालिक्यूल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट into which is substance can be divided without changing its chemical नेचर। तो ये चीजें क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट into which a substance can be divided without changing its chemical nature। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं H2O मॉलिक्यूल, तो इसमें आप कह सकते हैं इसको आप ब्रेक कर सकते हैं आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आप कह सकते हैं एटम से आपके जनरली मिलके बने होते हैं। तो अब यहाँ पे फिजिक्स में जो चीजें आपका है कि मॉलिक्यूल को कैसे हम स्पेक्ट्रम से डिफाइन करेंगे कि ये चीजें मॉलिक्यूल है और ये चीजें आपका क्या है, एटम्स है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा क्या देते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम देते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम देखिए, जो स्पेक्ट्रम टर्म है, जैसे आप क्या होता है, जैसे बिग ग्योर पढ़ते हैं ना, तो एकदम सिमिलर चीजें हैं। वहां पे चीजें क्या है कि ये क्या है, बैंड के रूप में आपका स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो यहाँ पे जो इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा वो चीज क्या होगा, आपका बैंड स्पेक्ट्रम होगा। और ये जो मॉलिक्यूल का बैंड स्पेक्ट्रम है, ये कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं। वो चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज ट्यूब, CO2 डिस्चार्ज ट्यूब, इससे भी हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं। दूसरा चीज जो फेमस जो चीजें होता है आपका सोडियम फ्लेम या डी लाइंस, जो आप लोग कहते हैं डी सोडियम डी लाइंस, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रम है ऑब्टेन करते हैं। तो ये वेज हैं, तरीके हैं आपको कैसे आपका मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेंगे। अब हम लोग आते हैं, दूसरा जो टर्म यूज होता है वो चीजें क्या है, एटम्स। इस आज हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे या हम आज आपको जो पढ़ाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, एटम्स के विषय में हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो एटम होता क्या है, एन एटम, अगर हम देखें एटम एक्चुअल में होता क्या है। एटम जो वर्ड है, ये आप अगर देखेंगे तो ये आपका क्या है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक आपका वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इसका जो मीनिंग है होता क्या है, इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मीन्स एटम्स का जो है ग्रीक वर्ड है, इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, इंडिविजिबल।
तो हर, अब इसको हम डिफाइन कर कैसे करेंगे, एन एटम इज द फंडामेंटल यूनिट। ये क्या होता है आपका फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। इट फॉर्म्स वेरियस एलिमेंट्स, ions, compounds and biomolecule essential to life, essential to life। तो an atom is the fundamental unit of matter. It forms various elements, ions, compound and biomolecule essential to life। मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एटम है, एटम का जो स्पेक्ट्रम है, इसका स्पेक्ट्रम कैसा में होता है आपका, ये चीजें आप याद रखिएगा। अगर एटम का अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा, एटम हमेशा क्या कर देता है आपका, लाइन स्पेक्ट्रम देता है। मतलब सिर्फ आपका एक सिंगल लाइन के द्वारा मतलब ये चीजें क्या होगा आपका, एटम जो देगा आपका क्या, लाइन स्पेक्ट्रम देगा, लाइन स्पेक्ट्रम। एटम्स जो देगा आपका क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम देगा। अब ये एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए जो मेथड्स होते हैं, वो मेथड आप इसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप सिर्फ इसको रिमेंबर रखिएगा। पहला है आपका नियॉन स्ट्रीट साइन, नियॉन स्ट्रीट साइन। सेकेंड है आपका गैस डिस्चार्ज लैम्प, डिस्चार्ज लैम्प, गैस डिस्चार्ज लैम्प। थर्ड है आपका हालो कैथोड लैम्प, लैम्प या आप कह सकते हैं इसको आर्क लैम्प। इससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो जो स्पेक्ट्रम के विषय में आपको बताएं, मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। मॉलिक्यूल का एक्सपेरिमेंटल मेथड से कैसे हम बैंड स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं उसमें आपको बताएं हम, कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज ट्यूब और सोडियम फ्लेम मेथड्स। लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के जो फेमस वेज हैं आपका, उसमें फर्स्ट है आपका नियॉन स्ट्रीट साइंस, गैस डिस्चार्ज लैम्प, हालो कैथोड लैम्प्स एंड आर्क लैम्प्स। इसके विषय में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आपको हम एक आइडिया के रूप में बता दे रहे हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन किया जाता है उसके तरीके। अब हम लोग इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे, बेसिकली हम लोग क्या स्टडी करेंगे, एटम के विषय में। एक्चुअल में एटम होता क्या है, में जैसे हम लोग ए लॉट ऑफ स्टडी होने के बाद हम लोगों को पता है किसी एटम में क्या होता है, एक पार्ट जो होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो अब ये जो एटम में ये पार्ट होते हैं, अब ये कैसे इसके नेचर को देखा जाए, तो कि ये चीजें, इसका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, वो सेंट्रल जो पार्ट है वो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपका, इसकी चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इसको देखने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं, जिससे ये पता चला कि ये जो आपका एटम्स हैं,
ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं, उसके विषय में हम लोग आज यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहला जो मॉडल है जो आपको पढ़ना है वो चीज़ें है आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। तो सबसे पहला मॉडल ये है, इसको अर्नेस्ट रदरफोर्ड्स एंड हिज टू एसोसिएट एस गाइगर एंड ई मार्सडन इन 1911 परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द स्कैटरिंग ऑफ ए अल्फा पार्टिकल फ्रॉम थीन गोल्ड फॉइल्स। तो ये एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे अगर हम इंसिडेंट कराते हैं तो क्या चीज़ें वहाँ पे हमको मिलती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट शोन इन द फिगर। ए रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ें क्या है, ये एक चेम्बर है जो ये आपका लेड ब्रिक्स से आपका सराउंडेड है। यहाँ पे एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे रखा गया है, जैसे बिस्मथ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे कैसे आपका कौन सा आपका एलिमेंट अल्फा पार्टिकल जनरेट करेगा, वो पार्टिकल्स क्या हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो आपका क्या है 83 बिस्मथ 214 इज इंक्लोज इन ए थिक लेड ब्रिक्स, मीन्स इसके बीच में आपको बिस्मथ को रखा गया है। अब ये चीजें क्या करता है कि अल्फा पार्टिकल को जनरेट करेगा। जब अल्फा पार्टिकल को ये जनरेट करेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, लेड ब्रिक्स यहाँ पे लगा के इसको कॉलिमेटेड कर देते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको हम लोग इंसिडेंट कराते हैं। तो ये यहाँ से क्या जो निकल रहा है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये इंसिडेंट हो रहा है आपका, ये आपका जो रॉड्स है मीन्स आपका थीन गोल्ड फाइल्स है, इस पे अल्फा पार्टिकल आपका इंसिडेंट होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इंसिडेंट होता है तो उस केस में पॉसिबिलिटी क्या है, आपका कुछ अल्फा पार्टिकल इधर चले गए, कुछ आपका क्या है बाई मेकिंग एंगल थीटा पे है, कुछ आपके अल्फा पार्टिकल क्या है इधर हो गए हैं, कुछ पार्टिकल क्या हो गए आपका रिवर्स हो जा रहे हैं। तो ये जो आपका है इसमें इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का यहाँ पे क्या है, लेड ब्लॉक्स है, इसके बाद क्या है लेड ब्रिक्स को यहाँ पे रखा लिमिटेड करने के लिए। अब ये रेज आपका यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है। अब ये जब रेज आपका इस पे इंसिडेंट करने के बाद ये निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्क्रीन्स होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेडीएनएस स्क्रीन बोलते हैं। ये चीज क्या होता है, रोटेटेबल होता है, मतलब ये पूरा क्या करता है आपका रोटेट करेगा। तो ये 360 डिग्री पे रोटेट, मतलब टोटल आपका ये रोटेट करेगा। तो जहां जहां पे जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा हुआ, जैसे ही अल्फा पार्टिकल आपका यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो वो चीजें क्या होगा कि अब यहाँ से जिंक सल्फाइड का आपका सेंसिटिव प्लेट है, उससे आपका माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट कर लेंगे कि अल्फा पार्टिकल कितने अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो ये सिस्टम है ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है और इसको एक इवैक्यूएटेड चेंबर के में रखा जाता है। अब यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल आपका इंसिडेंट हो रहा है तो इंसिडेंट होने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो है, कुछ अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आपका क्या है सीधे आपके निकल गए, कुछ आपके क्या है बाई मेकिंग एंगल थीटा पे हैं, और कुछ क्या है आपका बैकवर्ड स्कैटरिंग हो गए, कुछ आपका क्या है सिमिलरली आपका उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका रेज आपका इंसिडेंट कर रहा है उसके उसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं रिट्रेस हो जाते हैं। तो ये चीजें क्या है, ये आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। और आपका सेकेंड जो ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल आपका एंगल के साथ स्कैटर्ड हो रहे हैं उनकी संख्या क्या है।
तो ये आपका थीटा की वैल्यू है। आपका 0 डिग्री पे कितने हैं, मैक्सिमम है आपका 10⁻7। जैसे जैसे आपका एंगल के यहाँ पे बढ़ता जा रहा है 180 पे इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एंड एंगल एन थीटा ये चीज आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है, ए सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द गाइगर्स मार्सडन एक्सपेरिमेंट शोन इन द फिगर। A radioactive source of alpha particle like 83 bismuth 214 is enclosed in thick lead blocks provided with a narrow opening. The radioactive sources were collimated into a narrow beam through a lead bricks. The beam was allowed to fall on a thin gold foil of thickness 2.1 into 10 to power minus 7 meter. The scattering of alpha particle were observed through a rotatable detector consisting of a zinc sulfide screen and microscope. The whole apparatus is enclosed in a evacuated chamber. मतलब ये पूरा ऑपरेटस आपका यहाँ पे इवैक्यूएट चेम्बर पे है और एंगल के साथ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो ग्राफ है वो आपका चीजें नीचे की तरफ दिखाया गया है। अब इस ऑब्जर्वेशन से क्या क्या चीजें हमको फैक्ट्स मिले, तो ए ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द स्कैटरिंग angle theta and number n theta of the alpha particle scattered at an angle theta for a large number of alpha particles. The graph shows following facts. तो ग्राफ से हम क्या क्या कंक्लूजन यहाँ पे ड्रा करते हैं उसको देखिए। फर्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल आर सफर ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शन। A few alpha particle about 1 is 8000 get deflected through 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री पे जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनकी संख्या क्या है, बहुत ही कम है। थर्ड है आपका ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रीट्रेस देयर पाथ आर सफिशिएंट डिफ्लेक्शन ऑफ नियरली 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री पे आपका डिफ्लेक्ट होने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या क्या है आपका, बहुत ही कम है। तो अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इन तीनों पॉइंट का सिग्निफिकेंट क्या है, तो अब इस जो रिजल्ट मिला इसका सिग्निफिकेंस ये क्या क्या दिखा रहा है, तो रदरफोर्ड ने इसके सिग्निफिकेंस को बताया। रदरफोर्ड ड्राज फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम एवं फैक्ट्स। जो ऊपर आपके तीनों फैक्ट्स हैं, तीनों फैक्ट्स के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने कंक्लूजन को ड्रा किया। पहला कंक्लूजन इन्होंने बताया, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फाइल। मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट पास हो जा रहे हैं क्या है, गोल्ड फॉइल से। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम मस्ट बी इम्पटी। मतलब एटम में बहुत सारा ऐसा स्पेस है जो क्या है आपका इम्पटी है। उन्होंने ये चीजें बताया, पहला कंक्लूजन दिया। दूसरा कंक्लूजन क्या है, लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल सजेस्ट all the positive charge and the mass of the atom is concentrated in a very small region called the nucleus of the atom। मतलब जो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, लार्ज नंबर में स्कैटर्ड हो रहे हैं, ये चीजें बता रहा है कि इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो चीजें क्या बहुत ही कंसंट्रेटेड है। और इसी सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसी सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए क्लाउड। जो न्यूक्लियस है वो क्या है, क्लाउड से सराउंडेड है ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुज टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज। मतलब जितना आपका न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है और जो सराउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे जो चार्ज है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए टोटल एटम्स क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो उन्होंने तीन फैक्ट से उन्होंने कंक्लूजन को ड्रा किया। कभी कभी ये एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाता है कि ड्रा द गाइगर्स मार्सडन एक्सपेरिमेंट्स एंड ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट्स। तो इस तरह से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको आप देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, उसके जो कंक्लूजन है यहाँ पे ये कंक्लूजन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है आपका
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस आप कैसे एस्टिमेट करेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या है, जो है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस के कितना नजदीक पहुंच सकता है, तो वो जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, इसकी डिफिनीशन आप देखिए यहाँ पे, एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस the alpha particle will stop and then start retracing path is called the distance of closest approach। तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे क्या मतलब, वो मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी है आपका, आर नॉट है। ये जो है चीजें डिस्टेंस कितनी है आपका, आर नॉट है। आर नॉट से क्या है, ये पार्टिकल आपका अल्फा पार्टिकल क्या है, रिट्रेस हो जा रहा है। तो यही जो न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि नाउ वी हैव चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। आपको पता है अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 2He4 होता है ना। तो इस पे जो चार्ज होगा आपका क्या है, 2 मीन्स +2, एंड चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज कितना हो जाएगा आपका, Ze। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ से अगर हम देखें, अब ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, मीन्स यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है आपका रिट्रेस हो रहा है। तो मतलब ये इसमें मान ले रहे हैं, इस पे जो चार्ज है कितना है आपका 2 है, और यहाँ पे न्यूक्लियस पे जो चार्ज है आपका क्या मान ले रहे हैं, Ze, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर। तो इस केस में देखेंगे जब क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, तो उस केस में क्या होगा, एट द डिस्टेंस, मतलब जब वो डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच का जो डिस्टेंस होगा, उस केस में क्या कहेंगे, एट दिस डिस्टेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का था, वो ट्रांसफर किस में हो गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। मतलब आप कह सकते हैं ई के इज इक्वल टू आपका कितना, 1/4πε0। जेड डी मीन्स Q1 Q2/R0 होता है, तो वहां से मीन्स हमको पता है कि ये ई के इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। तो ई के इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा आपका, 1/4πε0 Q1 Q2/R0 मन मीन्स जेड डी न्यूक्लियस का हो गया, +2E आपका किसका हो गया, अल्फा पार्टिकल का अपान R0। तो यहाँ से R0 की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाला गया, R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 2Ze²/E के। अब यहाँ पे ईके की जो वैल्यू है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे लिया गया है, वो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कुल कितनी है आपका, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मीन्स ईके की जो वैल्यू है, वो ईके इज इक्वल टू आपका कितना है, 5.5 मेगा है, मतलब 10⁻⁶ रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये ईके की वैल्यू हो गई। अब गोल्ड के लिए जेड की वैल्यू कितनी है आपका, 79 है, और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू को जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन्स ये R0 की वैल्यू को जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिलेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे R0 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना होगा, 41.3 फर्मी। मतलब इसकी जो टोटल वैल्यू होगी कितनी है, 41.3 फर्मी होगी। कहने का मतलब क्या है कि जब आप वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे R0 यहाँ पे देखिए 1/4πε0, तो यहाँ पे रखिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 जेड मीन्स 79 इंटू ई स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपान ई के की वैल्यू कितनी है आपका, 5.5 इंटू 10⁻6
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक आपका इससे कट जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नियरली आपका आ जाएगा 413.6 इंटू 10⁻⁻16 मीटर, या अप्रॉक्स में इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 41.3, ये 10 से डिवाइड किए तो 10⁻⁻15 हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर, या इसकी जो वैल्यू होगी कितनी है 41.3 फर्मी। मतलब ये एक्सपेरिमेंट से आप है जो न्यूक्लियर की जो साइज है, या कह सकते हैं कि वो फर्मी आर्डर में हमें मिलता है। फर्मी आर्डर में मिलने का मतलब क्या, आर नॉट जो क्लोजेस्ट अप्रोच है उसकी वैल्यू कितनी होगी 41.3 फर्मी, मीन्स आर नॉट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 41.3 फर्मी मिलेगी। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ को हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये डिफिनीशन में पूछा जाता है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द impact parameter. The impact parameter is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the atoms. कहने का मतलब क्या है, यही जो जैसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए v वेलोसिटी से ये आपका u वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है, मूव करे जो न्यूक्लियस से आपका स्ट्राइक होगा तो ये बाई मेकिंग एन एंगल थीटा से ये आपका अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो न्यूक्लियस का जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे चार्ज कितना है आपका ZE, तो यही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, मतलब इसके न्यूक्लियस के सेंटर से और जो ये वेलोसिटी वेक्टर है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। और ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, अब इसकी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट हम यहाँ पे रिजल्ट को बता रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इम्पैक्ट जो पैरामीटर बी है वो डिपेंड क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, बी इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE² cot θ/2 अपॉन EK। मतलब बी की जो वैल्यू है आपका बी इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि इस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, cot θ/2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आपका EK के। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए फॉर्मूले हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं व्हेन θ/2 इज लार्ज, जब अगर θ/2 अगर बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, बी की वैल्यू की भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। बी विल बी जीरो, मतलब बी आपका जीरो कब होगा, जब आपका थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा 180 डिग्री जब होगा तो ये 90 होगा, काट 90 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, जीरो होगी। तो उस केस में बी क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो कभी कभी इस तरह से चीजें पूछा जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर किस पे आपका डिपेंड, किन किन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं थीटा पे डिपेंड कर रहा है, आपका क्या है काइनेटिक एनर्जी, और एटॉमिक नंबर्स पे भी देख सकते हैं। ये इम्पैक्ट पैरामीटर हुआ। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं यहाँ पे आपका ये पूछा जाता है अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल्स आर so that the total energy of electron is negative, or so that the electron is bound to the nucleus। मतलब ये तीन तरीके से आपके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में आपको बताना है, दूसरा चीज सो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ये चीजें आपसे अक्सर ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे देखिए, एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ ए वेरी स्मॉल मासिव एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर रिवॉल्विंग बाय द इलेक्ट्रॉन एज डिपिक्टेड इन फिगर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे क्या है आपका,
ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए इसका डिस्टेंस कितना है आपका r। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज E है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है आपका प्लस E है। तो बाय डायनेमिकल स्टेबल ऑर्बिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस किसके द्वारा होगा, इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उससे ये क्या होगा, आपका बैलेंस होगा। तो इस केस में हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, फॉर डायनेमिकल स्टेबल ऑर्बिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, 1/4πε0 E इंटू ई अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, आर की वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ से एक आर आपका एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू जो मिलेगा ये मिलेगा 1/4πε0 ई स्क्वायर अपान एम वी स्क्वायर, मीन्स ई स्क्वायर अपान 4πε0 इंटू एम वी स्क्वायर। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी निकालने का मतलब क्या कह सकते हैं, ये जो टर्म है इसको आप v के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपान 4πε0 एम आर। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे रख दीजिए वैल्यू ई स्क्वायर अपान 4πε0 एम आर। तो यहाँ से रखेंगे तो एक यम आपका क्या होगा, यम से कैंसिल हो जाएगा, बचेगी वैल्यू क्या, ई स्क्वायर अपान 8πε0 आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, u इज इक्वल टू -1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर, या कह सकते हैं माइनस ई स्क्वायर अपान 4πε0 आर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी ऑर्बिट की, टोटल एनर्जी क्या होगा, इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से वैल्यू को, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ई स्क्वायर अपान 8πε0 आर प्लस माइनस ई स्क्वायर अपान 4πε0। जब इसको सॉल्व करेंगे मीन्स कह सकते हैं आप ई स्क्वायर अपान 8πε0 आर को बाहर करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी आपको, 1/1 माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 को हम बाहर किए हुए हैं, जब 8 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/1 मीन्स कह सकते हैं -1 मिलेगा। मतलब इसकी हो जाएगी माइनस ई स्क्वायर अपान 8πε0 इंटू आर। मतलब ई की जो वैल्यू हो जाएगी आपका क्या होगा, माइनस ई स्क्वायर अपान 8πε0 आर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि टोटल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है, यहाँ पे देख रहे हैं ये वैल्यू क्या मिल रही है आपको, निगेटिव मिल रही है। मीन्स निगेटिव वैल्यू आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस से बाउंड है। मतलब ये न्यूक्लियस से बाउंड, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, बाउंड है किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। टोटल देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो आपका इस तरीके से पूछे जाते हैं, व्हेन टोटल एनर्जी इज गिवन दैट इज ई, देन काइनेटिक एनर्जी के एंड पोटेंशियल एनर्जी यू एक्सप्रेशन विल बी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आप यहाँ से अगर देखेंगे टोटल एनर्जी आपको कितना मिला, आपका माइनस ई स्क्वायर अपान 8πε0 टी। यहाँ से देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, पूरी वैल्यू सिमिलर है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। मीन्स कह सकते हैं आप के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ ई, माइनस ऑफ ई। के की जो वैल्यू होगी वो चीज कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ ई। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा,
टोटल एनर्जी जो है उसमें क्या करेंगे, सिर्फ माइनस साइन के साथ लगा देंगे तो वो मिल जाएगा। अब दूसरा चीज है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए हम माइनस ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और पूरी वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस ई स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब ये ई की वैल्यू हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो हो आपका 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी हो जाएगा। इस पे अक्सर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है यू अपान के का रेशियो कितना हो जाएगा, यू अपान के का रेशियो मीन्स 2 अपान कितना हो जाएगा आपका -1, 2e अपान -1e या e कट गया आपका, तो u अपान के इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपका -2, या कभी कभी आपसे क्या क्या दिया जाता है के अपान यू इज इक्वल टू -1/2। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What are the kinetic and potential energy of the electron in this case? इस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा हो जाएगा माइनस ऑफ ही, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा U इज इक्वल टू, इसको ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आप रख दीजिए 2 टाइम्स ऑफ दिस मीन्स U इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें ये हो जाएगा 2 6 आपका 12, 2 3 6 एंड 7, यहाँ पे 2 -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये आपका रदरफोर्ड मॉडल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इससे। अब ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल्स, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये पहला ड्रॉबैक था इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसको ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब ये जो इसकी जो डीमेरिट्स थी इसको रिमूव करने के लिए बोर्स ने अपना मॉडल दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल्स। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, ये क्या किए, द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल वेयर removed by Niels Bohr in 1913. The postulates of Bohr's atomic models are, ने क्या कंसीडर किया postulates में, तो पहला इनका postulates क्या था, फर्स्ट था आपका postulate फर्स्ट वन, मतलब वहां पे क्या स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करते करेगा, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, अगर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली अगर रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, जब एनर्जी को रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी आपका लॉस होगा, तो लास्ट में क्या होगा न्यूक्लियस पे वो गिर जाएगा, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसलिए वो वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो बता नहीं पाए। तो रदरफोर्ड ने फर्स्ट पोस्टुलेट में ये कहा, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। ड्यूरिंग दिस मोशन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं और इस जब ऑर्बिट में ये मूव करते हैं उस केस में ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, तो वो जो ऑर्बिट्स होती है उस ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। तो कहीं पे अगर स्टेशनरी ऑर्बिट का आ जाए तो उसका मतलब यही होगा ड्यूरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी इन दोज ऑर्बिट्स इज नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब यहाँ पे सेकंड जो पोस्टुलेट है, ये पोस्टुलेट आपका क्वांटम कंडीशन कहलाती है।
इलेक्ट्रॉन इज जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर लॉ के द्वारा वो गवर्न होगा। तो ये दूसरे जो पास्टुलेट्स है उसमें इसको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट्स which is integral multiple of h upon 2 pi. Therefore, angular momentum of any permitted orbit is L is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi, where n is equal to 1 2 3 dot 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 n is the principal quantum number। मतलब n जो है आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसके बाद थर्ड आपका जो पास्टुलेट्स है, थर्ड जो पास्टुलेट्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कंडीशन हम लोग बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहने का मतलब क्या होगा, एन एटम कैन इमिट्स, थर्ड पास्टुलेट्स आपका, एन एटम कैन इमिट्स आर एब्जॉर्ब रेडिएशन in the form of discrete energy photons only when an electron jumps from a higher to a lower orbit or from a lower to higher orbit। मतलब मानते हैं ग्राउंड स्टेट की अगर एनर्जी ई आई है और फाइनल की क्या है आपका ई एफ है, तो अगर कोई भी एटम जैसे ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो ये कुछ एनर्जी लेगा या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस केस में क्या करेगा, ये एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो आपको पता है कि जब ग्राउंड से आपका एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उस फेनामेना को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस फेनामेना को हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें वो हमेशा ग्राउंड स्टेट से होता है, ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कराएगा मतलब जो ट्रांजिशन होगा वो हमेशा अपर लेवल से कहाँ पे आना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए। तो अपर लेवल से अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो उस केस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का वहां पे ट्रांजिशन मतलब कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन फिनोमेना को दिखाएगा। दूसरी चीज है कि अब यहाँ पे ट्रांजिशन अगर आपका यहाँ पे हो रहा है तो उस केस में हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो ये भी क्या करेगा, एक फोटॉन को जनरेट करेगा। और इस जो फोटॉन की एनर्जी है वो इक्वल किसकी होगी, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के, मीन्स डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई, आर एच न्यू इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई, आर न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच। तो ये चीज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कंडीशन होगा, वेयर nu is the frequency, h is the Planck's constant, its value प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है आपका 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स है। अब बोर्स थ्योरी ऑफ, अब इन्होंने अपनी जो थ्योरी है ये सिंपल एटम पे सबसे पहले कंसिडर किए हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, फर्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं रेडियाई ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। अब क्या है यहाँ पे रेडियाई ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, जो आपका ये बोर्स का स्टेशनरी ऑर्बिट है इसकी रेडियाई क्या होगी। तो इस केस में आप देख सकते हैं रेडियाई ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम इज द smallest of all atoms। In hydrogen atom a single electron revolves around the nucleus of charge plus E shown in the figure। मतलब आप कह सकते हैं प्लस ई चार्ज से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर सपोज करिए ये भी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा कि एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बीच में लग रहा है, दूसरा चीज क्या है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके द्वारा बैलेंस होगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा बैलेंस होगा। तो उस केस में क्या होगा देख सकते हैं हम लोग, अब यहाँ पे ये भी वेलोसिटी से सपोज करिए ये मूव कर रहा है भी वेलोसिटी से, तो उस केस में हम कह सकते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स।
तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो बैलेंस किसके द्वारा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम कंसिडर कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू हमको निकालना क्या, रेडियाई की निकालना है। अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल हम जानते हैं क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू क्या होता है, nh अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, nh अपॉन 2 पाई m r हो जाएगा। यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो rn की जो वैल्यू मिलेगी, मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे जो रेडियस है nth ऑर्बिट के लिए जहाँ पे r है वहाँ पे पुट कर दीजिए आप, किसके r की जगह पे क्या रख दीजिए, rn। तो rn इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। इसको कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से जो टर्म है यहाँ पे जेड है, एक्चुअल में यहाँ पे जो है जेड डी मीन्स, अगर हाइड्रोजन के केस में कंसीडर करेंगे तो 1 हो जाएगा जेड। यहाँ पे इन जनरल के केस में हम इसको मान ले रहे हैं क्या है वैल्यू आपका जेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टर्म मिलेगा आपका, यहाँ से देखिए एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर मीन्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए नॉट बोलते हैं। ए नॉट क्या है आपका, इसकी वैल्यू को आप इसको याद रखिएगा। ये कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट आपसे ये फार्मूला दे देता है, बोर रेडियस जो ए नॉट है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये आप इसको ध्यान रखिए, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर, मतलब ए नॉट की जो वैल्यू होती है इतनी। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे जब, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को आप रख दीजिए 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की h इज इक्वल टू आपका 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 रखिए। इलेक्ट्रॉन्स ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1। जब ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ए नॉट की जो वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी आपका एंगस्ट्रॉन में 0.53 एंगस्ट्रॉन। ए नॉट की वैल्यू इतनी होती है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इन जनरल ये फार्मूला है, मतलब सभी एटम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं nth ऑर्बिट के केस में। अब इसका जो आर का जो फार्मूला है, इसको आप इसको रिमेंबर रखिए, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। तो जहाँ पे अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के केस में Z इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर ले रहे हैं, N इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। तो उस केस में R नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.53 एंगस्ट्रॉन मिलेगा वैल्यू। तो इसको हम लोग जो ए नॉट की जो वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर रेडियस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे जो परमिटेड ऑर्बिट है मीन्स रेडियाई ऑफ ऑर्बिट, इसको आप याद रखिएगा। आर एन इज इक्वल टू फॉर हाइड्रोजन के केस में आपका 0.53 n स्क्वायर, हाइड्रोजन के केस में Z इज इक्वल टू 1 रख दीजिएगा, Z इज इक्वल टू 1। तो ये इतना एंगस्ट्रॉन, ये आर एन की वैल्यू कितनी होगी, 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉन मीन्स, इसको ध्यान में रखिएगा, जो रेडियस की जो वैल्यू होगी 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। n जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, सेकंड के लिए आपका 2, इस तरह से वैल्यू को रखते जाएंगे, आपको रेडियाई आपको मिलती जाएगी। और इन जनरल टर्म में आप इसको याद रखिएगा, जनरल टर्म में इसका जो फार्मूला होगा इसको आप हमेशा रिमेंबर रखिएगा। ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके इससे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे इन जनरल मतलब सभी के लिए, हाइड्रोजन एटम्स के अलावा इसको याद करिए, 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। ये चीजें क्या हो जाएगा, इन जनरल है, मतलब ये सभी एटम्स के लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका क्या है, हाइड्रोजन के लिए आप अप्लाई करेंगे।
यहाँ पे रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा है, तो आर एन इज इक्वल टू कितना होगा 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। एन की वैल्यू आप 1 2 3 रखते जाइएगा, आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस आपको मिलती जाएगी। इसके साथ साथ टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाई, तो ई एन इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया था टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या होता है आपका नेगेटिव, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ई एन इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। तो यहाँ पे क्या पुट द वैल्यू ऑफ आर एन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पे आर एन की वैल्यू को आपको पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए ई एन इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगी ई एन इज इक्वल टू माइनस एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना होगा एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे जब वैल्यू को सब पूरा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आपको जूल में जो मिलेगी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के केस में कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू मिलेगी, मीन्स कितना हो जाएगा माइनस 13.6 अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो हाइड्रोजन एन इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो इवन की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू के लिए निकालेंगे ये हो जाएगा आपका 2 मीन्स 1 के लिए क्या डायरेक्ट ये होगा, 2 के लिए क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 के लिए 9 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 के लिए ये। इस तरीके से n इज इक्वल टू जब इनफाइनाइट आएगा तो उस केस में टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। n इज इक्वल टू क्या होगा आपका इनफाइनाइट पे E की वैल्यू कितनी होगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इन जनरल अगर फार्मूला अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसको याद रखेंगे ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप याद रखिएगा फॉर हाइड्रोजन एटम के केस में। अब स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम्स की स्पेक्ट्रल सीरीज होती है उसके विषय में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मीन्स फॉर बोर्स थ्योरी ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय ई एन इज इक्वल टू माइनस एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका क्या है ए है। According to Bohr's frequency condition, whenever an electron makes a transition from a higher energy level N2 to the lower energy level क्या है N1, मीन्स आपका दो एनर्जी लेवल्स हैं, एक आपका क्या है N2 है, दूसरा क्या है आपका N1 है। मतलब N2 से आपका क्या हो रहा है ये N1 में चीजें आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे एच न्यू क्वांटम कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करिए। आप जब क्वांटम कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे क्वांटम कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो एच न्यू इज इक्वल टू मिलेगा ई एन टू माइनस ई एन वन। यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो यहाँ पे जो रिलेशन आपको मिलेगा यहाँ पे ये वैल्यू है, मीन्स आपका इसमें रख दीजिए N1 पहले, सबसे पहले आपका क्या होगा N2 आएगा, इसके बाद क्या होगा माइनस माइनस ऑफ N1, तो ये प्लस हो जाएगा मीन्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ से एच सी अपान लेमडा इज इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी
यहाँ से जो वैल्यू है SC अपॉन लेमडा इज इक्वल टू ME⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, या 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू ME⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H³ C 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, या आप कह सकते हैं ये जो कांस्टेंट है मीन्स ME⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H³ C, ये देखिए ये जो वैल्यू है R इज इक्वल टू ME⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H³ C। इसको ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ये आप इसको याद रखिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है, दे देगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर की एक्सप्रेशन आपका दे देगा। तो ये चीज़ की इसको याद रखिएगा कि आर क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज के 4th टाइम्स है यहाँ पे, और यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H³ इंटू C है यहाँ पे। ये इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी जो वैल्यू आती है 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर होता है। अब यहाँ से वैल्यू को जब रख देंगे तो इसकी जगह पे आर कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू मिलेगा आपका आर ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो ये तो आपको रिलेशन मिल गया। अब द ओरिजिन ऑफ वेरियस सीरीज इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लेन एज, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स के केस में आपका क्या है, ये 5 सीरीज आपकी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें फर्स्ट सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। लाइमन जो सीरीज होती है ये क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। दूसरी सीरीज है आपका बामर सीरीज, ये आपका विजिबल रीजन में लाई करता है। थर्ड आपका क्या है, पास्चन सीरीज। फोर्थ है आपका ब्रैकेट सीरीज, और फिफ्थ है आपका क्या है, फुंड सीरीज। ये तीनों क्या होते हैं, IR में लाई करते हैं। तो लाइमन सीरीज मीन्स कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल जो आपका एटम्स जो जंप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लाइमन सीरीज में ये n इज इक्वल टू 1, मतलब किसी भी हायर स्टेट से आपका सभी जो ट्रांजिशन हो रहे हैं किसमें हो रहे हैं, 1 में हो रहे हैं। मतलब N1 इज इक्वल टू आपका क्या है, यहाँ पे आपका N2 की जो वैल्यू है आपका, उसकी वैल्यू क्या होगा, इज ग्रेटर देन आपका N1 होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि N2 की जो वैल्यू है मीन्स अगर हम लाइमन के केस में देखें तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, मीन्स N2 स्क्वायर, जहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या होगा आपका 2 3 4 5 6 7, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या होता है, लाइमन सीरीज हो गया। अब इस केस में क्या कर सकते हैं कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है शार्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा। शार्टेस्ट वेवलेंथ तब होगा जब N2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट से क्या आएगा आपका N1 में आएगा, मतलब N इज इक्वल टू इनफाइनाइट से आपका जब आपका 1 में आएगा तो उस केस में क्या होगा, जो वेवलेंथ मिलेगा वो वेवलेंथ क्या होगा, आपका शार्टेस्ट वेवलेंथ होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज क्या है आपका, जब ये आपका बामर में आएगा तो बामर सीरीज क्या होती है, बामर सीरीज में क्या हो जाएगा, वेवलेंथ की जो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर, ये 2 में आ रहा है, मतलब एनी हायर एनर्जी स्टेट से आपका किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, मीन्स 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। और ये N2 की जो वैल्यू है, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2 आपका हो जाएगा आपका 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब इसके बाद पास्चन आपका कितना हो रहा है, किसी हायर स्टेट से किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है। इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा आपका 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। N2 की जो वैल्यू है आपका कितना हो जाएगा 4 5 6। इसके बाद इसी तरह ब्रैकेट और फुंड है। तो आप इसमें याद रखिएगा कि लाइमन से जो सीरीज है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन में बामर, ऐसे आप याद कर सकते हैं, विजिबल में बामर है, लाइमन में क्या है आपका अल्ट्रा वायलेट, और जो भी बचेगा वो सभी किस में होंगे, इंफ्रारेड में होंगे।
रीजन है। तो ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। कुछ यहाँ पे बेसिक आपके टर्म पूछे जाते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड by its electron to jump from the ground state to any one of the excited states. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है E2 माइनस E1 माइनस 3.4 से माइनस 13.6 अब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड आपका कितना हो जाएगा? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा डिफिनीशन आपका जो है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम इज नोन एज ए आयनाइजेशन एनर्जी। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बाउंड होता है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। इतना अगर हम पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे तो वो चीज़ें क्या होगा कि वो उसका जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट से क्या होगा? वो बाहर हो जाएगा। तो फॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद थर्ड आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल सिमिलर होता है एक्साइटेशन एनर्जी। इट इज दैट एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स इन बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी टू एक्साइट द टारगेट एटम बाय रेजिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इनर टू आउटर ऑर्बिट्स। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाए? 10.2। सेकेंड क्या हो रहा है? आपका हाइयर हो रहा है, तो इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालने में क्या होते हैं? और भी कठिनाइयाँ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है? इट इज द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स ए बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी टू आयनाइज द टारगेट एटम बाय नॉकिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से देखिए रिमेंबर करने वाली चीजें आपको क्या है कि अगर आपसे कोई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पूछता है और इमिशन स्पेक्ट्रा, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, इसके ऊपर हम बहुत सारे ऐसे एनर्जी लेवल्स हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। अगर हम आपको सपोज करें कि मान लीजिए ये ट्रांजिशन है, इसके बाद यहाँ पे ये ट्रांजिशन है, इसके बाद ये ट्रांजिशन है आपका, ये है, ठीक है, इसके बाद ये है ट्रांजिशन, इसके बाद ये है। मान लीजिए इसका नाम दे दे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें पूछेगा आपका कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को दिखाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन में आप हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी हायर स्टेट से कहाँ पे आए? ग्राउंड स्टेट में आए। तो ग्राउंड स्टेट में आने वाली कौन कौन सी लाइन्स है? आपका 1 है, 2 है, इसके बाद क्या है? आपका 6 है। मतलब एब्जॉर्प्शन कौन दिखाएगा? 1 दिखाएगा, 2 दिखाएगा और कौन सा दिखाएगा? 6 दिखाएगा। 1 to 6 आपका एब्जॉर्प्शन आप स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होंगे। तो ये चीज आप इसको आप ध्यान रखिएगा, जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तभी आपका एब्जॉर्प्शन होगा। तो चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द थ्री वेवलेंथ्स लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम शोन इन द फिगर। ये आपका यहाँ से यहाँ तक लेमडा 1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक लेमडा 2 और यहाँ से यहाँ तक लेमडा 3। तो पहले का एनर्जी आपका E1 है, E2 है और आपका क्या है? E3 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लेमडा 3, अगर हम यहाँ से देखें तो लेमडा 3 मीन्स कहाँ से कहाँ तक एनर्जी आपका है? डेल्टा ई मीन्स आपका E1 से आपका E3 मीन्स आपका क्या है? डेल्टा ई मीन्स E1 माइनस E3 इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं E1 माइनस E2 प्लस E2 माइनस E3। ये आपका क्या होगा? डेल्टा E3 मान लीजिए। अब ये हो जाएगा डेल्टा E1, इसको मान ले रहे हैं डेल्टा E2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको डेल्टा
डैश कर दे रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा E1 मतलब क्या है आपका E1 माइनस E2, E3 क्या मीन्स E1 माइनस E3। तो यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू बाई लेमडा, मीन्स एच सी बाई हम कर सकते हैं लेमडा 3 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच सी बाई लेमडा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी एच सी बाई लेमडा 2। यहाँ से देखिए एस सी ये सभी क्या होंगे, कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपको वैल्यू क्या होगी 1 बाई लेमडा 3 इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा 3 इज इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा आपको 1 लेमडा 3 इज इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। ये वेवलेंथ के बीच आपका क्या होगा, रिलेशन होगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, ये आपका एग्जाम के डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, ये टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ से कैसे आपका बोर्स के सेकेंड क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कंसीडर द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस Rn अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम शोन इन द फिगर। ये चीज आपका यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि ये आपका ऑर्बिट है, और जब इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, मान लेते हैं इसकी रेडियस कितना आर है, तो सपोज करते हैं ये जो आपका रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में क्या करता है कि ये एक स्टेशनरी वेव आपका फॉर्म कर रहा है। तो ये जब स्टेशनरी वेव फॉर्म करेगा तो उस केस में हम जानते हैं द टोटल डिस्टेंस इसका कितना होगा, सर्कुम्फ्रेंस इसका होगा, टोटल डिस्टेंस इज द सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट 2 पाई आर एन। दस 2 पाई आर एन इज इक्वल टू कितना होगा, मान लेते हैं इसमें कितना आपका स्टेशनरी वेव फॉर्म कर रहे हैं, आपका एन लेमडा कंसिडर कर रहे हैं। 2 पाई आर एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन लेमडा, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। फिगर इलस्ट्रेट ए स्टैंडिंग पार्टिकल वेव ऑन ए सर्कुलर ऑर्बिट फॉर एन इज इक्वल टू 4। एन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4 के लिए आपका ये ऑर्बिट्स है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक नोड से दूसरे नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है लेमडा बाई 2। तो यहाँ पे एक फर्स्ट नोड से इसके बाद आपका इसको छोड़ने के बाद यहाँ पे है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा लेमडा, तो मतलब 2 पाई आर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 लेमडा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो उस केस में हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू कितना होगा एच अपान एम वी एन। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम वी एन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आप वैल्यू को रख दीजिए, तो यहाँ से रखेंगे 2 पाई आर एन इज इक्वल टू कितना होगा एन एच अपान एम वी एन, या हम इसको ये जो एम वी एन है और आर एन, ये 2 पाई को नीचे ला रहे हैं, एम वी आर एन को यहाँ पे, मीन्स एम वी एन आर एन इज इक्वल टू क्या होगा एन एच अपान 2 पाई। या कह सकते हैं हम लोग जानते हैं कि एम वी एन आर एन किसके इक्विवेलेंट है आपका एल के, तो एल इज इक्वल टू कितना होगा एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। तो यही चीजें आप क्या, दिस इज द फेमस बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ से हम कैसे आपका जनरेट कर रहे हैं बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे आप इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा, ये फार्मूले से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आपके अक्सर पूछे जाते हैं। 2 पाई आर एन इज इक्वल टू कितना है आपका एन लेमडा की इक्विवेलेंट है, जहाँ पे एन क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स थियरी क्या है, इट इज नॉट क्लियर व्हाई ओनली ए सर्कुलर ऑर्बिट आर कंसिडर्ड while elliptical orbits are equally probable. Bohr's theory could explain the spectra of only simple atom like hydrogen. It could not explain atom having more electrons. This theory does not account for the wave nature of electrons.
दिस थियरी डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द time which an electron spends in any given state. This theory gives no idea about the relative intensity of spectral lines. ये theory, ये सभी चीजें क्या है आप इसका ड्रॉबैक्स है। तो इसके ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए एक मॉडल आया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपका सोमरफील्ड मॉडल। तो वो चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको पढ़ना नहीं है। तो आज का जो बेसिक थियरी का जो लेक्चर था इसको हमने आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, बेसिक थियरी। कल जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इससे रिलेटेड PYQ को लेकर।